प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। ओके, चलो जी, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपका अभी प्रैक्टिस होता चले। देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने कई बार बता चुका है और ये सारा का सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, यानी कि इस क्लास से आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ई कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, यहां अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। याद रखोगे बच्चों, इसी को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्रक भी पूछ देगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? जल्दी से बता दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होगा? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि बच्चों देखो, अभी हमने क्या बताया, ई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू होता है। यहां से फोर्स का निकालते हो बच्चों, क्या होता है? MLT होता है, इनवर्स टू होता है, बटा में चार्ज का क्या होता है? AT होता है। कई बार हमने बता चुका है। अब देखो बच्चों, इसे ऊपर ले जाना है तो MLT इनवर्स टू होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि बच्चों देखो, एक चीज और देखना है कि ये T एक यहाँ है तो ऊपर जाएगा तो -3 लग जाएगा ना बच्चों, और A इनवर्स लग जाएगा। देख लो ये वाला किस ऑप्शन से मिल रहा है? MLT इनवर्स 3, A इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम आसान आसान सवाल है बच्चों, लगाते चलो हमारे साथ आंसर को और अपना रिवीजन करते चलो। देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? देखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का पूछा गया 80 होता है। अगर निर्वात का पूछे तो बच्चों क्या लगाओगे? अगर निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 लगाना, और अगर बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 2.3 लगाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। फोर्थ नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है? बताओ बच्चों, द डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का पूछा गया ना, तो आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है। लेकिन सर हमें Q निकालना है ना, तो चार्ज बराबर क्या होगा? I इंटू में T हो जाएगा। धारा का एम्पियर हुआ, टाइम का टाइम। AT किस ऑप्शन से मिल रहा है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों, कितना आसान आसान सवाल है। बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलना, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। पांचवा नंबर सवाल देखो, ये रहा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? देखो बच्चों, ये वस्तु पे डिपेंड करता है, क्या वो धनावेशित है या फिर ये ऋणावेशित है। अगर वस्तु ऋणावेशित होगा तो उसपे हमारा क्या होगा? उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर धनावेशित होगा तो घटेगा बच्चों, यानी कि इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 6 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? लगा दो, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। डायमेंशन बच्चों देखो, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, एक तो फैराड होता है, बगल में लिख लो बच्चों। पूछेगा एग्जाम में विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो आप लगाओगे फैराड होता है सर, लेकिन हमें तो ये नहीं पूछा गया है। विद्युत धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते हो, सी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्यू बाई कौन सा होता है? भी होता है। इतना तो जानते हो ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चार्ज का क्या होता है? डायमेंशन AT होता है। यहां पे हमने पीछे
पिछले ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया। अब देखो ये वोल्ट के लिए क्या होता है, विद्युत विभव के लिए क्या होता है बच्चों, जल्दी से लगा दो, ml2 होता है, T इनवर्स 3 होता है और A इनवर्स होता है। याद रख लो बच्चों, ये विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। यहां से निकालो बच्चों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सब बदल जाएगा ना बच्चों, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, M इनवर्स लग जाएगा, फिर L इनवर्स 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखो ये अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T देखो T -3 है, ऊपर जाएगा एक T, यहाँ पे भी इंतजार कर आ जाओ भाई, यानी कि T और 4 हो जाएगा। फिर देखो A माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस होगा, और A यहाँ पे एक और है तो 1 1 2 क्या होगा, यानी कि A2 हो जाएगा। अब देखो M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2 किस ऑप्शन से मिल रहा है बच्चों, तो हमें तो लग रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। आप लोग भी हमारे साथ आंसर लगाते चलो, प्रैक्टिस करते चलो बच्चों। देखो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता dV/dx होता है। विभव प्रवणता के लिए क्या है बच्चों, dV/dx है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा गया बच्चों, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न है। आज आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, जल्दी से लगा दो, जल्दी से बच्चा पार्टी। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर। 9 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, माइक्रोफैराड किसका मात्रक है। देखो बच्चों आपके सामने आए सिर्फ फैराड आए, या फिर आए माइक्रोफैराड, या फिर आए पिकोफैराड। अगर कोई भी फैराड आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये वैद्युत धारिता का ही मात्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम पर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने जस्ट क्या बताया, न्यूटन प्रति कूलम आए या फिर वोल्ट प्रति मीटर आए। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। अभी का तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो 10 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर जिसका मात्रक होता है वो विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जस्ट हमने बताया बच्चों, ये वोल्ट प्रति मीटर आए या फिर न्यूटन प्रति कूलम आए, ये दोनों विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो सारे बच्चे जरूर ले लेना, क्योंकि हम आपको देंगे एक विषय में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। और आपको हम 80% की गारंटी लेते हैं, यानी कि उस पीडीएफ नोट्स को पढ़ के आप 80 नंबर ला सकते हो। अभी से पढ़ के देखो 50 से 60 अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है तो आप अगर एक दिन में 10 भी याद करोगे तो एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। बस उतना को आपको पढ़ना है बच्चों। जितने बच्चे नहीं लिए हो तो कॉल कर लीजिएगा, मात्र 199 में मिलता है। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, सारे बच्चे ले लीजिएगा। ओके बच्चों, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 200 ऑब्जेक्टिव अगर उसमें जितना दिया रहेगा पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर है, उन्हें कितने दिन से पढ़ते आ रहे हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। जल्दी से बताओ बच्चों, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है संग्राहक पट्टिका कहलाता है, और जो पट्टिका भूधृत होती है उसे संघनक पट्टिका कहते हैं। इतना को याद रखो। और इसके दोनों का आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। जल्दी से बताओ बच्चों क्या उत्पन्न करती है वान डी ग्राफ जनित्र। फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो। वान डी ग्राफ जनित्र हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से हमने जस्ट बताया ये विभवांतर को मापते, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, तो ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। बहुत सारे गेस्ट पेपर में गलत आंसर त्वरित दिया गया है, जो कि गलत आंसर है बच्चों, हमारा अपसरित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो,
16 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। बच्चों अगर सिर्फ एमीटर होता तो बहुत कम लगाते, लेकिन आदर्श एमीटर पूछा गया, 0 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है किसमें बच्चों, बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज का किसमें उपयोग होता है, फटाफट से बता दो। ये होता है उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 18 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या होता है। जल्दी से बताओ, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का जो नाम होता है वो क्या होता है, फटाफट से लगा दो। कौन सा होगा, वो दिष्टकारी होता है। अब ये दिष्टकारी क्या है सर, ये दिष्टकारी वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। चलो यानी एसी डीसी क्या है सर, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है बच्चों। 19 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण वही वाला बात हो गया, 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन की गति कैसी होती है, ये बताना है। दोलन की गति अवमंदित होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल है, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, अस्थिर होती है बच्चों। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखो किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो। क्या होता है, लेमडा बराबर h/mv वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, टेस्ला किसकी इकाई होती है। टेस्ला वाला बात हुआ तो क्या लगाओगे, टेस्ला किसकी इकाई है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। किसकी इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला है या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, जो कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है बच्चों, एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा तो लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। विषुवत रेखा आया बच्चों, 0 डिग्री लगा सकते हो। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का नाम आपको बताना है, तो वो ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट नियम के लिए कौन सा है जो सही है बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B और पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र BH हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है, B/BH होता है बच्चों। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लो, tan थीटा बराबर क्या होता है, B/BH होता है। BH वाला पढ़े हो ना। अब देखो अगर यहाँ से निकालते हो तो B बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर कोना कोनी ऐसे करते हो तो B बराबर क्या होगा बच्चों, BH हो जाएगा और tan थीटा इधर लग जाएगा। अब देख लो ये वाला संबंध किसमें दिया गया बच्चा पार्टी, B बराबर BH, tan थीटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर ये भी दिया रह सकता है बच्चों, tan थीटा बराबर B/BH। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। W बराबर mv1 - cos थीटा। cos थीटा वाला सी में दिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है बच्चों, क्योंकि वह भंवर धारा उत्पन्न होती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा 29 का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव करना है इस क्लास में। देखो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी हो जाएगा। कोई भी प्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, स्वप्रेरकत्व हो या फिर सिर्फ
प्रेरकत्व हो, सबका हेनरी लगा के आना है। 1 हेनरी बराबर क्या होगा बच्चों, चार्ट स्ट्रक्चर में बता दो, 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है, ये भी ध्यान में रखोगे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, 1 हेनरी बराबर क्या होता है, जस्ट हमने बताया बच्चों, 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है। ओके चलो 32 नंबर सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में बच्चों, किसमें, प्रतिरोध में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी धारा है बच्चों ये बताओ, वो होता है दिष्ट धारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, बता दो केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है, कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। क्या सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है बच्चों, ऊष्मीय प्रभाव को यह प्रदर्शित करती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, पूरा चक्र है 0 होगा, अगर अर्ध चक्र होता तो क्या लगाते, 2I0 बाई पाई होता है, 2I0 बटा में क्या होता है, पाई होता है बच्चों, ये अर्ध चक्र के लिए होता है और ये 0 पूर्ण चक्र के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी बच्चों, ये लगा दो, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये √R² प्लस ω² L², ये वाला पढ़े होगे ना आप लोग, Z बराबर क्या होता है बच्चों, इसी को लिख देता है ऐसे करके। क्या होता है बच्चों, जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बता दो, हमें भी तो पता चले क्या होता है, √R² प्लस में क्या होता है, L² ω², ऐसे करके ω² भी लिख सकते हो, यहाँ पे ओमेगा ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ω² और L² ऐसे करके होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो लगाना है वोल्टेज, वोल्टेज घटती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नहीं है वो बताना है, कौन सा होगा, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल है कि गामा किरणों की तरह कौन होता है, गामा की किरणों की तरह कौन सा होगा, एक्स किरण होता है, गामा किरणों की तरह एक्स किरण होता है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे गामा किरण और एक्स किरण क्या होता है, दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है किसके द्वारा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है किसके द्वारा, ये बताना है, कौन सा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र नहीं बच्चों, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होती है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य पूछा गया कितना होगा, ये बताना है आपको, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य लगभग में 1 एंगस्ट्रम होता है बच्चों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये रहा 44 नंबर सवाल आपके सामने, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक पिन छिद्र कैमरा प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। क्लास को लाइक करते चलेगा बच्चों, तब पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है। देखो 45 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है, 45 का ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, पूछा जा रहा है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है किससे बच्चों, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, पूछा जा रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्या कारण है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, सही जवाब ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो। 48 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा बच्चा पार्टी, अवतल दर्पण लगाएंगे ना। अगर वस्तु से छोटा बनता तो क्या लगाते, उत्तल दर्पण लगा लेते। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो। 49 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति ही लेंस की क्षमता कहलाती है। पहला तो मात्रक होता है डायोप्टर और दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। बी और सी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है बच्चों। 20 सेंटीमीटर दिया गया तो इसकी क्षमता क्या होगी, वही वाला बात हो गया बच्चों। P बराबर क्या होगा 100 बाई फोकस दूरी, तो हमारा 20 दिया गया, 20 पंचे का 100 हुआ, कितना होगा 5 डायोप्टर बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 51 नंबर सवाल है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। उसकी आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ जाएगी बच्चों। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 52 नंबर सवाल है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या हो सकता है, व्यतिकरण होता है, क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। कैसा देगा बच्चों, काला दिखाई देगा ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 53 का। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 54 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। लेकिन बच्चों आप लोगों से ये एक प्रश्न रहा, बताओ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए सर 25 सेंटीमीटर होती है। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष पूछा बच्चों, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जिस भौतिक राशि का मात्रक वो दूरी होता है। ऐसे अगर प्रकाश की चाल पूछे तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर प्रकाश वर्ष का ये मान पूछे बच्चों तो क्या होगा, वो होता है 9.46 गुना 10⁻15 होता है और मीटर होता है बच्चों, ये याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 56 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सही है। बच्चों जल्दी से लगा दो, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती बच्चों कौन सा, हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ घात वाला दिया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा पता की जाती है बच्चों, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है बच्चों। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण तीव्रता होता है, इंटेंसिटी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है 59 नंबर सवाल, फोटोसेल आधारित है। फोटोसेल किस पर आधारित होता है ये बता दो। फोटोसेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ओके बच्चों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बच्चों आपसे पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, 2 नंबर में आए एग्जाम में क्वेश्चन की प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हो, तो क्या लगाओगे, बस इतना को लिखना है बच्चा पार्टी। धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इतना लिखते हो तो बच्चों आपका 2 नंबर ऐसे करके टिक मार देगा, मतलब सही हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी आगे बढ़े बच्चा पार्टी, क्या लगाए हो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ऐसे अगर पूछे फोटोसेल क्या होता है, तो फोटोसेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 60 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल क्या है। अब बताओ प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। न्यूनतम मतलब कम किसका होता है, सोडियम का होता है। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कितना होता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है। किस कोटि का होता है बच्चों, परमाणु का आकार पूछा ना, एकदम आसान है, 10⁻⁻10 मीटर का होता है। लेकिन अगर नाभिक की त्रिज्या की कोटि पूछे तो क्या लगाओगे, नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर
सेंटीमीटर होता है। ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि है और ये परमाणु का आकार है, तो दोनों को याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। क्या कार्य है बच्चों? न्यूट्रॉन की गति को मंद करने ना। चलो 64 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ेगी? जल्दी से बताओ 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का फटाफट से बच्चों क्या लगा रहे हो? बामर श्रेणी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 65 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सर ये पिछले क्लास में भी बताए थे, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो। 66 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का मान क्या होता है? वही वाला ट्रिक अपनाएंगे ना बच्चों, बीबी रोय जीबी। बच्चों देख लेना, कार्बन प्रतिरोध वाला से ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाएगा। देखो यहां से करो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा गया बच्चों? नीला, ब्लू मतलब नीला होता है। बोलोगे सर ये हम बी, यहाँ 3 को बी दिया कि हम कैसे जाने कि ये कौन सा रंग है? तो देखो बच्चों ये ब्लैक होता है, याद रखो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ये रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। तो ब्लू मतलब नीला, यानी कि ब्लू के लिए 6 होता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 67 नंबर सवाल है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है बच्चों? नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। 2 या 2 से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। निम्नलिखित में कौन मूलकण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल जो नहीं है तो वो कौन सा होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों। चलो 69 नंबर सवाल देखो, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप को बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आज के क्लास का हमारे पास लास्ट सवाल है आपके सामने, बता दो 35 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ 35 का द्विआधारी क्या होगा? देखो निकालने के लिए बता दिए तो गलत नहीं होगा बच्चों। देखो 35 ऐसे लिख दिए, अब 2 से भागा लगाते चलना। 15 दूना कितना होता है? 17 दूना कितना होता है? 34 होता है। शेष कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, कितना? 8 दूना 16, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ बच्चों, 4 दूना 8, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, शेष 0 बचा। फिर 2 से 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। यानी कि यहाँ नीचे से अब ऊपर हमें जाना है। नीचे से कहाँ जाना है बच्चों? ऊपर जाना है। 1 ट्रिपल 0 हुआ, उसके बाद 1 1 1 ट्रिपल 0 1 1 1 ट्रिपल 0 1 1, यानी कि हमें लगता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों आप लोग 25 का निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना, ये आप लोगों के लिए रहा। 25 का निकाल के सारे बच्चे कमेंट में बताओगे तभी जाओगे बच्चों। ओके सारे बच्चे जरूर बताना। और बच्चों जितने भी बच्चे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो बच्चा पार्टी, जिससे लगता है कि सर अभी भी ये सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो बच्चों अगर हम है तो फिर गम किस बात की। तो उसमें आपको दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव एक विषय में हम आपको देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव देंगे। बस इतना को पढ़ लेना है बच्चों, जितना उसमें दिया रहेगा। 80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चों, और अगर आपका मेहनत ज्यादा हुआ तो इससे ज्यादा भी ला सकते हो। साथ में हम आपको हिंदी का ऐसे फ्री कर देंगे, तो कॉल करिएगा, ये 199 चार्ज है। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।